नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है पीएचडी इन जर्मनी के बारे में। क्या आपको मालूम है कि जर्मनी प्रोड्यूस करता है 30,000 पीएचडीज हर साल, जिसमें 5,500 से 6,000 पीएचडीज होते हैं इंटरनेशनल। और जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में सबसे ज़्यादा पीएचडी डिग्री अवार्ड करती है पर साल। तो स्टैट्स के हिसाब से जर्मनी काफ़ी ऊपर है, बल्कि सबसे टॉप पे है इन यूरोप। और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जर्मनी का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोबस्ट है। और जर्मनी जाना जाता है बहुत सारे नोबेल प्राइजेस के लिए। इसलिए अगर आपने सोचा है कि मुझे जर्मनी में पीएचडी करना है तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि एक टाइम मैंने भी डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी जर्मनी से करनी है। मैंने अपना पीएचडी करा हुआ है जर्मनी से 2014 में, और मेरी पीएचडी थे मैक्स प्लैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट से। मेरा अनुभव काफ़ी सुखद था, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप हटा दें और आ जाएं जर्मनी। जर्मनी में पीएचडी करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे होता है। जर्मनी करवाता है 3 तरह का पीएचडी, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो एक तो होता है इंडिविजुअल पीएचडी प्रोग्राम, जो आप एक इंडिविजुअल प्रोफेसर के अंदर कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड ग्रेजुएट पीएचडी प्रोग्राम, और ये मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम है यही स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम, सबसे अच्छा है। और तीसरा और थोड़ा मुश्किल टू गेट इनटू है इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड पीएचडी, जो कि बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज या एग्रोबायोटेक्नोलॉजी कंपनीज करवाती हैं। उसमें नॉर्मली ये लोग लोकल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करती हैं। हाउएवर अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हैं और आपका लक अच्छा है तो आप कंपनीज में भी यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। उसमें एप्लीकेशन कैसे किया जाता है? आप कांटेक्ट करिएगा इंडिविजुअल प्रोफेसर्स से जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से काफ़ी मैच करता हो। आपको उनको बेसिकली कन्विंस करना है कि आप एक बहुत ही अच्छी पीएचडी स्टूडेंट होंगे उनके लैब में। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप बहुत अच्छा रिसर्च करेंगे। अगर प्रोफेसर एग्री करता है तो आपको प्रोफेसर इनवाइट करेगा, उसके पास ग्रांट होगा तो आपको एक स्कॉलरशिप देगा। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल पीएचडी प्रोग्राम होता है और आपके ही अराउंड डिज़ाइंड होता है। कोई कोर्स वर्क की कंपल्शन नहीं होती है, बस आपको एक थेसिस लिखना होता है, कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। और जब आपका डॉक्टरल सुपरवाइजर सेटिस्फाइड होता है तो आपको बेसिकली वो डिफेंड करने की परमिशन देता है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें आपका प्रोफेसर है उसमें आप उसको डिफेंड करके अपनी पीएचडी ले सकते हैं। ये नॉर्मली मैंने देखा है कि ज़्यादा लोकल लोग और यूनिवर्सिटीज़ में या क्लिनिक्स में पीएचडी ऐसे करते हैं जर्मन्स। उसमें भी कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं अपना डिफरेंट फेलोशिप्स लेके, या तो डैड फेलोशिप्स लेके, या कभी कभी आप लकी हैं तो पीएचडी आपको आपका सुपरवाइजर या आपको स्कॉलरशिप दे सकता है, अपने ग्रांट से आपको सैलरी दे सकता है। तो ये एक तरह का है। दूसरा और सबसे पॉपुलर जो तरीका है वहाँ पे वो है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम्स निकलते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। मैक्स प्लैंक का अपना रिसर्च स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोग्राम है, डीकेएफजेड का अपना रिसर्च प्रोग्राम है, और ऐसे जो भी यहाँ पे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम है। और ये मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिनको ना कि आता है जर्मन, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता कि जर्मनी में चीज़ें कैसे फंक्शन करती है, उनके लिए ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है। और मैं भी ऐसे ही इस प्रोग्राम का हिस्सा था, इसलिए मैं प्रेफर भी करता हूँ, दूसरों को भी रिकमेंड करता हूँ कि एक स्ट्रक्चर पीएचडी प्रोग्राम का हिस्सा बनना ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें आपको कोर्सेज होती हैं, आपको थोड़ा सा सिखाया जाता है, वर्कशॉप्स होता है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स होती हैं, और आपको कलेक्ट करने होते हैं क्रेडिट्स। तो डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम में डिफरेंट लेवल ऑफ क्रेडिट्स होती हैं जो आपको कलेक्ट करना होता है पहले 2 साल में। और रिसर्च वर्क आप करते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि 3 से 4 साल के बीच में आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर लें। नॉर्मली मैं बताऊंगा तो रियलिटी ये है कि 3 से 5 साल लोगों को लगता है पीएचडी कंप्लीट करने में। आपकी इनिशियल जो स्कॉलरशिप है या इनिशियल जो आपकी फंडिंग है
वो होती है 3 साल के लिए। अगर इससे ज़्यादा आपको खींचना है पीएचडी प्रोग्राम तो एक्सटेंशन मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन हाँ, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जिनका पीएचडी प्रोग्राम अच्छा नहीं चल पाया है, या जिनका प्रोफेसर से बाद में बना नहीं है और 3 साल के बाद उन्हें ड्रॉप आउट करना पड़ा है। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको शुरू से ही अपने पीएचडी पे फोकस करना होगा। तीसरा है यहाँ पे इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडी, जो कि होती है बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, जैसे बायर के अंदर पीएचडी प्रोग्राम्स होती हैं। बीएएसएफ जो बगल में ही है, यहाँ मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी पीएचडी प्रोग्राम्स होती हैं एग्रो बायोटेक्नोलॉजी में। तो ऐसे पीएचडी प्रोग्राम्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें मैंने देखा है कि ज़्यादा लोकल लोगों को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप और इन सब चीज़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहता है नॉर्मली। तो ये तो हुआ 3 तरह का पीएचडी जो आप जर्मनी से कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशंस कैसे करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत लोग यहीं पे जाके अटक जाते हैं। तो पहले तो आपको पोजीशंस खोजने होंगे, और पोजीशंस कैसे खोजते हैं। जर्मनी में एक कोई सेंट्रलाइज पीएचडी का पूरा डेटाबेस नहीं है। कुछ वेबसाइट्स है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, लेकिन ओवरऑल आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाके देखना होगा कि कहाँ पीएचडी पोजीशंस निकले हुए हैं। इसके अलावा कुछ प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैक्स प्लैंक का ग्रेजुएट प्रोग्राम, डीकेएफजेड का ग्रेजुएट प्रोग्राम, लाइबनिज इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये हैं जो हर साल पीएचडी स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और आपको देखना होता है इनका नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशंस करना होता है। एप्लीकेशन करने का तरीका है क्या, सारे एप्लीकेशंस में आपको एक कवरिंग ईमेल लिखना होता है, जो कि आपको सबसे इम्प्रेसिव कवरिंग ईमेल लिखना होता है, ताकि प्रोफेसर को ये ना लगे कि आप बस एक मास ईमेल लिख रहे हैं। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कवरिंग लेटर। उसके साथ आपको बनाना होता है एक सीवी, और उस सीवी में हाईलाइट करना होता है अपना रिसर्च एक्सपीरियंस, जो कि आपने जो भी थेसिस करा हुआ है इंडिया में, मास्टर्स थेसिस करा हुआ है, या जो भी आपने रिसर्च एक्सपीरियंस इंडिया में गेन किया हुआ है, उसको आपको हाईलाइट करना होता है अपने सीवी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस पहले से भी है तो वो भी आप वहां पे हाईलाइट कीजिएगा। तीसरा चीज होता है एसओपी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये दिखाना होता है कि आपका क्या पर्पस है पीएचडी करने का, किस रिसर्च गोल को आप एड्रेस करना चाहते हैं, और किसी लैब में अगर आपको मौका मिला, जिस भी लैब में आप अप्लाई करें, तो वहां पे आप क्या करना चाहोगे। तो एक बार आप थोड़ा रिसर्च करो, एसओपी कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एसओपी पे फोकस करके एक अच्छा सा एसओपी लिखो। फिर आता है एक लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है, बेसिकली आपकी अपनी जर्नी लिखनी होगी कि कैसे आपने कहाँ से स्कूलिंग करा, फिर आपने कैसे बैचलर्स करा, कैसे मास्टर्स करा, और क्यों आप मोटिवेटेड हैं पीएचडी करने में, क्यों मोटिवेटेड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो सीवी हो गया, एसओपी हो गया, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया। अब आते हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो जर्मनी में या पूरे रिसर्च वर्ल्ड में लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कोई बड़ा प्रोफेसर या कोई प्रोफेसर जिसके अंदर आपने वहाँ पे रिसर्च वर्क करा हुआ है, वो अगर आपको देता है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, तो इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो आप अरेंज करवाओ अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और यहाँ पे जर्मनी में लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की वैल्यू काफ़ी है। तो अगर आपको अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कहीं से मिल गया तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ये हो गया। तो इसके अलावा बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या सर जीआरई बहुत इंपॉर्टेंट है या टोएफल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो जब आया था तब मेरे साथ बहुत कलीग्स थे जिन्होंने जीआरई टोएफल दिया हुआ होता है। तो ऐसा मैं बोलूँगा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास जीआरई टोएफल होना ही चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी सीवी होनी चाहिए इंटरेस्टिंग, और आपकी इंग्लिश होनी चाहिए अच्छी। तो बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग एक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश टेस्ट लेते हैं। और बहुत सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोफेसर्स तो आपका सीवी देख नहीं पाते शुरू में, वो तो जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर है वो देखता है, और उन्होंने पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि चाहिए उनको जीआरई में इतना पर्टिकुलर स्कोर, ये कट ऑफ है,
टोएफल में इतना, या IELTS या कोई भी इंग्लिश जो लैंग्वेज टेस्ट है उसका इन्होंने कट ऑफ तय किया हुआ रहता है। ये इनके काम आता है स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स में, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस वर्ल्ड ओवर से आता है, तो उनको तो कोई क्राइटेरिया एक चूज करना होगा ना जिससे वो एक स्क्रीनिंग कर सके। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप GRE में एक अच्छा स्कोर ले आए और टोएफल या IELTS कोई भी इंग्लिश टेस्ट देके आप उसमें 6.5 से ऊपर एक, अगर IELTS दे रहे हैं तो 6.5, टोएफल दे रहे हैं तो उसमें भी एक अच्छा स्कोर लाने के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे PhD में। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को GRE टोएफल देने के लिए। ये बात हो गई। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि अगर एडमिशन्स कमेटी आपकी स्क्रीन करती है तो वो फिर फॉरवर्ड होता है जिस PI में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के अंदर आप PhD करना चाहते हैं उसको फॉरवर्ड होता है, और फिर वो अगर आपका CV लाइक करता है तब आपको जाके इंटरव्यू कॉल आता है, और इंटरव्यू या तो यहाँ बुला के होता है या आपकी इंटरव्यू स्काइप पे की जाएगी। और फिर अगर आप पसंद आते हो एक दूसरे को तो फिर आपको PhD करने का मौका मिलता है। एक बार यहाँ आप आते हो फिर आपकी लाइफ आसान हो जाती है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा इंटरकल्चरल चीज़ें देखनी होती है, और एक बार आप सेटल हो जाते हो तो फिर आपकी PhD शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड PhD प्रोग्राम का एडवांटेज ये है कि आप ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट कीजिएगा एक कोर्स वर्क में, बल्कि थेसिस भी आपकी एक थेसिस एडवाइजरी कमिटी के द्वारा आपका थेसिस मॉनिटर किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो आपके चेक एंड बैलेंसेस हमेशा रहेंगे ताकि ये लोग इंश्योर करेंगे कि आप एक सक्सेसफुली आप अपनी PhD सक्सेसफुली कर पाए। तो ये है मोटा मोटी जर्मनी में PhD का प्रारूप। मैं इंडस्ट्री वाला PhD एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसमें भी आपको एक एप्लीकेशंस करने होते हैं, बेसिकली जो मैंने बताया वैसे ही एप्लीकेशंस करना होता है, बट वो नॉर्मली ये लोग प्रेफर करते हैं। रियलिटी ये है कि ये लोग लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आप लोग जो भी इंडिया में बैठे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को अप्लाई करें या तो आप स्ट्रक्चर्ड PhD प्रोग्राम में अप्लाई करें। और बहुत लोग अभी मैं जानता हूँ कि मास्टर्स का एग्ज़ाम देंगे, अभी मार्च है, अप्रैल मई में एग्ज़ाम होती है। आप बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, एप्लीकेशंस अभी से ही शुरू कर दें, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ मैं टिप देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपने जैसे CSIR या गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो उसको भी हाईलाइट करें और थोड़ा सा उसके बारे में लिख दें कि ये कौन सा एग्जाम है, बिकॉज बहुत जो स्टूडेंट्स, बहुत जो प्रोफेसर्स होते हैं वो जानते नहीं कि CSIR या गेट क्या है। तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में लिख देंगे कि गेट क्या एग्जामिनेशन है या CSIR कौन सा एग्जामिनेशन है तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। पूर्ण टिप ये है कि जब भी आप कवरिंग लेटर लिखें उसमें आप डियर सर मैम ये सब अवॉइड करें। जर्मनी में कोई किसी को सर मैम नहीं बोलता। यहाँ पे आपको लिखना होता है डियर, फिर उनका टाइटल, प्रोफेसर या डॉक्टर जो भी है वो टाइटल देना होता है, और फिर लास्ट नेम लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है तो आप लिखोगे डियर डॉक्टर कुमार। तो इस तरह से यहाँ पे एड्रेस करने का तरीका है, क्योंकि बहुत इंडियन बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं। वो लिखेंगे या तो रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, और ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइक नहीं किया जाता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा यहाँ पे एड्रेस करो डियर डॉक्टर और लास्ट नेम, ऐसे आप एड्रेस करो, क्योंकि सर मैम का यहाँ पे कल्चर नहीं है। फिर आपकी कवरिंग लेटर ऐसी होनी चाहिए ना कि वो एक मास ईमेल नहीं लगे, क्योंकि जिन प्रोफेसर्स को ये लगता है कि बच्चे ने कोई एफर्ट नहीं लिया है, सेम ईमेल डाला है सबको, तो प्रोफेसर्स भी आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लेते, फिर आपको रिप्लाई नहीं करते। क्योंकि आप अगर एक अच्छा ईमेल करोगे ना तो प्रोफेसर कम से कम हाँ या ना एटलीस्ट वो रिप्लाई करते हैं नॉर्मली। तो आप ध्यान रखो कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, और अगर आप सक्सेसफुल होते हो, अगर आप जर्मनी आते हो PhD करने के लिए, तो मैं आपसे मिलूंगा जर्मनी में। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके काम आया होगा। तो यही पर्पस था वीडियो बनाने का। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।